नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका एवियन सर अविनाश किशोर प्रेजेंट हूँ नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है रोटेशन या घूर्णन गति। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र के बारे में आपने जानकारी ले ली। उसमें हमने सीखा कि एक बड़ा सा कोई वस्तु होता है, उस वस्तु के हर कण में जो द्रव्यमान है वो अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यदि आप बल लगाते हैं तो कौन से द्रव्यमान की त्वरण होगी, तो उसको हमने उस पर निष्कर्ष निकाला कि सारे द्रव्यमान को उसके केंद्र पे मान सकते हैं, जिसको द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उस पिंड का जो केंद्र है वही द्रव्यमान केंद्र ही होगा। खैर, हमने अलग अलग वस्तु के बारे में जानकारी लिया और हमने समझा कि द्रव्यमान केंद्र एक बड़े से किसी वस्तु का होता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये जो चैप्टर है वो उसी बड़े से किसी वस्तु को पढ़ने के लिए इस चैप्टर को यूज करते हैं रोटेशन में। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है उसको समझना जरूरी है। दृढ़ पिंड, ठीक है, ये एक ऐसी वस्तु है जिसमें ऐसे कणों का तंत्र जिसमें कि दो कणों के बीच की दूरी हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है, हमेशा स्थिर रहती है, मतलब किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। ठीक है, हमेशा स्थिर रहे समय के सापेक्ष, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो, तो ऐसे दृढ़ पिंड कहलाते हैं, मतलब उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका अर्थ ये भी हुआ कि उसकी आकार गति के दौरान नहीं बदलता। जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करने के दौरान जब वो मोशन में है तो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपने एक स्फीयर देखा होगा, एक गोला देखा होगा, तो गोला जब वो चल रहा है तो पूरे टाइम उसकी रेडियस उतनी रहेगी, उसकी जो त्रिज्या है त्रिज्या उतनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हुआ? उदाहरण हुआ पेन जो होता है ऐसे, ठीक है, या एक पत्थर को कभी आप फेंकें तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी शेप वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, अच्छा, जो गोला चकती मतलब डिस्क, ठीक है, डिस्क हो गया, ये सारी बातें। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है, जरा आप समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए ये एक रिजिड बॉडी है, ऐसे ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो यदि ये गति में है या अगर ये मूव कर रहा है तो किसी भी एक पार्टिकल को अगर आप देखें, ठीक है, इस पार्टिकल को देखें तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है, ये va हो गया। ठीक है, और यहां पर एक और पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी ऐसी है, इधर कहीं ऐसे है। ठीक है, और ये है vb। ठीक, तो क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कभी भी नहीं बदलने वाली, क्यों? ये रिजिड बॉडी है ना, ये दृढ़ पिंड है, ये रिजिड बॉडी है, तो क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो इसके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब अगर आप A में बैठकर B को देखेंगे तो वो आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, वो वृत्तीय गति करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो दृढ़ पिंड के किसी कण के सापेक्ष में उसी दृढ़ पिंड का दूसरा कण वृत्तीय गति करता है। ठीक है, मतलब इसमें बैठकर अगर दूसरे पार्टिकल को देखोगे तो हमेशा सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ नजर आएगा। तो वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? वृत्तीय गति। तो रिजिड बॉडी का कोई भी दो तंत्र, कोई भी दो वस्तु, कोई भी दो कण, वो दो कण आपस में एक दूसरे के सापेक्ष हमेशा वृत्तीय गति दिखेगा। ठीक है,
तो किसी भी दो पार्टिकल को आप देखेंगे रिजिड बॉडी में तो हमेशा वो सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इस डायरेक्शन में इनकी जो वेलोसिटीज है वो सेम होगी, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, θ1, और ये एंगल ले लीजिए θ2, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट अगर इधर लेते हैं आप VA cos θ1 और इसका कंपोनेंट लेते हैं आप इधर VB cos θ2, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसका एक कंपोनेंट यहाँ भी होगा और इसका एक कंपोनेंट यहाँ भी होगा, इससे मतलब नहीं है, पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे VA cos θ1 इक्वल्स टू VB cos θ2, ठीक है। ये रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट है। ये क्या है, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, ठीक है। रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट है, क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब इन दोनों की जो वेलोसिटीज है वो सेम रहेंगी, ठीक है। एक बात, दूसरी बात समझ लीजिए कि अगर A के सापेक्ष B को देखते हैं, मतलब A में बैठकर B को देखते हैं, तो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूमता नजर आएगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि V BA है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। यहाँ से देखेंगे तो ऐसे ये सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ नजर आएगा। तो किसी भी समय में इसकी वेलोसिटी अगर निकालना है तो ये कंप्लीट ऐसे घूमता नजर आएगा ओमेगा से, अगर तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू ओमेगा R, अगर ये बीच का डिस्टेंस R है तो सर्कुलर मोशन में आप पढ़ चुके हैं कि ओमेगा R V के बराबर होगा अगर ये कांस्टेंट है तो, सही है। खैर एनीवेज इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल, वो ओमेगा R ही होगी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में, तो VBA है, ठीक है। तो दो बातें समझ में आ गई। अगर एक रिजिड बॉडी है तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो फिर इसके लाइन ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके अलोंग वेलोसिटी सेम होगी। और दूसरा, A में बैठकर अगर B को देखोगे तो हमेशा सर्कुलर मोशन में घूमता नजर आएगा, और अगर वो सर्कुलर मोशन में घूमता है तो फिर V इक्वल्स टू ओमेगा R लिख सकते हैं, और R क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गई बात। तो ये था रिजिड बॉडी का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अच्छा, एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ कि रिजिड बॉडी कौन कौन से नहीं है, उनको समझ लेते हैं। तो जैसे अगर आप एक छड़ी है, छड़ है, एक ऐसे स्टिक है, ठीक, तो इसको अगर आप पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, ऐसे उठा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं ऐसे, तो पूरे टाइम किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस वही रहेगा ऐसे, ठीक है, यही रहेगा। लेकिन अगर आप इसी चीज में चेन लेते हैं, ठीक है ना, चेन लेते हैं, ऐसे चेन पड़ा हुआ है, एक जंजीर पड़ा हुआ है, तो इसको अगर आप उठाएंगे तो ऐसे इधर इधर ज़्यादा मुड़ जाएगा और ऐसे लंबा हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो अभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अब इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, देखो, इसीलिए चेन जो है ये रिजिड बॉडी नहीं होगा, और जो रॉड है ये रिजिड बॉडी होगा, ठीक। तो हम लोग ऐसे ही बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, रोटेशन वाले चैप्टर, सही है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का जो शरीर है उसको आप क्या मानोगे, रिजिड बॉडी मानोगे या नहीं मानोगे? तो रिजिड बॉडी नहीं होगा, क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं ना तो उस समय किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो फिक्स नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को सिकुड़ा सकते हैं, चौड़ा बन सकते हैं, है ना। कभी भी हाथ और पैर के बीच में मसल्स को भी आप मोड़ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं, कभी मसल्स टाइट कर सकते हैं, कभी लूज कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी नहीं मानेंगे, ठीक। तो रिजिड बॉडी वो होगा जिसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, तो इसीलिए इन दोनों की वेलोसिटी अलोंग द लाइन सेम होगा, और एक में बैठ के दूसरे को देखोगे तो वो सर्कुलर मोशन में नजर आएगा, ठीक है। तो यही आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि रोटेशन मोशन क्या होता है।
घूर्णन गति क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझते हैं। उसके पहले अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। तो ज़रा उसको भी समझ लेते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, और फिर क्या दोनों एक साथ हो सकता है, ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी दोनों हो सकते हैं क्या। तो इन दोनों तीनों बातों को समझते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो रिजिड बॉडी मोशन के कितने टाइप्स होंगे ये समझना है। ठीक है, तो दृढ़ पिंड के गति के प्रकार, कितने प्रकार की गति हो सकती है। जैसे अगर एक रॉड है तो कितने टाइप का मोशन कर सकता है। तो सबसे पहला या तो वो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, मतलब पूर्ण स्थानांतरीय गति करेगा वो। ठीक है, या फिर पूरी तरह वो घूमता रहेगा, पूर्ण घूर्णन गति करेगा, या दोनों कंबाइन होंगे, है ना, दोनों मिलके होंगे, तो कंबाइन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन होगा। ठीक है, तो स्थानांतरण एवं घूर्णन गति दोनों ही होंगे एक साथ। तो ये तीन टाइप के, जो तीन प्रकार के दृढ़ पिंड के जो गति हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तीनों के बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या होगी। अगर प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है, इसका क्या मतलब हुआ, पूर्ण स्थानांतरण गति को किस प्रकार समझेंगे। तो देखिए, एक वस्तु स्थानांतरण गति में होगी यदि कणों का विस्थापन समय के साथ साथ एक समान होता है। तो सभी कण, जितने भी उस पूरे निकाय में कण हैं, सभी कण की जो गति है वो एक ही प्रकार की हो। ठीक है, इस गति के प्रत्येक कण का विस्थापन, वेग एवं त्वरण प्रत्येक क्षण समान होता है। ठीक है, तो इसको मैं पहले उदाहरण से समझाता हूं कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी है, अब मैं इसको समझाता हूँ किसी उदाहरण से। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है, और ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। तो इसको आप समझेंगे कैसे कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट में, और पूरे मोशन के दौरान जब ये जहाँ भी जाए उसमें कोई भी दो पॉइंट पे आप बना लीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, फिर से उन्हीं दो पॉइंट के बीच में लाइन खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन पूरे टाइम पैरेलल रहेगा, ठीक है ना, अगर वो बिल्कुल पैरेलल रहेगा, ये जैसे यहाँ था वैसे ही रहा, इसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ, तो इसको आप समझ लोगे कि ये क्या हुआ है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन हुआ है। ठीक है, इसको समझने का सबसे सिंपल सा तरीका है। ठीक, तो क्या करेंगे, किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे या एक रॉड बना देंगे, और जब वो मूव कर रहा है, जब वो आगे बढ़ रहा है, तब किसी भी दो पॉइंट में उसको वहाँ पर रोक के देख लो कि पहले जहाँ था और अब जहाँ है, क्या वो दोनों समांतर हैं, क्या वो पैरेलल हैं। तो यस, ट्रांसलेशन मोशन होगा। तो ऐसे मोशन में अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, इस पॉइंट का देख रहे हो, इस पॉइंट का देख रहे हो, इस पॉइंट का देख रहे हो, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, या एक्सेलरेशन सेम होगा पूरे टाइम। ठीक, तो इसको आप मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो आप बोलेंगे कि v1 इज इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3 इक्वल्स टू v4। सारे के सारे वेलोसिटीज बराबर है, वेलोसिटी बराबर है, वेग समान है, मतलब इसकी दिशा के साथ साथ इसकी जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होंगे। और इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी बराबर हैं, तो आप बोल सकते हैं किसके बराबर होगा, तो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर होगा। उसी तरह से इसके जो त्वरण है, एक्सेलरेशन, वो सब के सब एक्सेलरेशन बराबर होंगे। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में है तभी ये बात कह सकते हो। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि किसी भी दो कणों का विस्थापन समय के साथ साथ समान रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे एक बस चल रही है, बस कितनी बड़ी होती है, अगर वो ट्रांसलेशन मोशन में है, मतलब अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है, तो उसका हर बिंदु, हर जो कण है, एक एक पॉइंट वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चल रहा होगा। जैसे बस की हेडलाइट भी उतने से चल रही होगी, उसका हैंडल भी उतने से चल रहा होगा, उसकी सीट भी उतने से चल रही होगी।
तो सभी की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा हमेशा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो ट्रांसलेशन मोशन में है। अगर किसी दो पॉइंट के बीच की वेलोसिटी अलग अलग हो जाए फिर वो ट्रांसलेशन मोशन में नहीं होगी। तो अगर वो ट्रांसलेशन मोशन में है तो इसका मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, एक्सेलरेशन सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। ठीक है, तो S1 का डिस्प्लेसमेंट S3 का डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर है। ठीक है ना, सभी का विस्थापन भी समान होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं F एक्सटर्नल, तो फिर आप कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, टोटल मास पूरे जो भी सिस्टम में होगा इसको मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं अगर ये ट्रांसलेशन मोशन में है। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू m टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो खैर हमेशा ही बोल सकते थे पर यहाँ भी होगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लोग क्या पढ़े थे कि सभी का अलग अलग मास और अलग अलग स्पीड को आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ये हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र में, है ना, यही पढ़ा था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसी होगी और ऐसे सो ऑन। ठीक है, पर इस अगर ये ट्रांसलेशन मोशन में है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, अगर ट्रांसलेशन है तो इसका मतलब V1 और V2 सभी के सभी बराबर हो जाएंगे। तो अगर आप कॉमन ले लिए, हाफ को कॉमन ले लिए, ठीक है, टोटल mn, और v को कॉमन ले लिए जो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही है क्योंकि सारे के सारे वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ इंटू टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आज के बाद से केवल ट्रांसलेशन की बात की जाए, ट्रांसलेशन, टोटल नहीं है ये, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी तो हाफ टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में हमने सीखा था कि आप ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम का हाफ इंटू टोटल मास इंटू वेलोसिटी सेंटर मास होता है, लेकिन आप अब कह सकते हैं अगर वो पार्टिकल केवल और केवल प्योर ट्रांसलेशन मोशन में है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन में। ठीक है, तो वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जिसको आप चेंज कर सकते हैं कि ये पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी यही होता है, हाफ इंटू टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पार्टिकल प्योर ट्रांसलेशन मोशन में। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ से समझ में आता है अगर प्योर ट्रांसलेशन मोशन है तो। ठीक, एक बात और समझ लीजिए, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ कि ये मेले में आप कभी गए हो तो उसमें एक जाइंट व्हील होता है ना, वो तारा माची जिसको बोलते हैं, तो बड़ा सा घूमता है ऐसे, उसमें अगर आप बैठे हैं तो आप देखते हैं ये कभी यहाँ है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है और ऐसे घूमता रहता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये ट्रांसलेशन मोशन है? तो मैंने आपको समझाया कि ट्रांसलेशन मोशन पता करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी दो बिंदु के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं किसी भी दो पॉइंट पे, और उसको देखते हैं कि जब ये यहाँ गया तो क्या ये पैरेलल है, क्या ये पैरेलल है? अरे हाँ, ये तो पूरे टाइम पैरेलल ही है, ये तो घुमा ही नहीं। इसका मतलब क्या ये ट्रांसलेशन मोशन है? यस, ये ट्रांसलेशन मोशन है। तो ट्रांसलेशन मोशन का ये मतलब नहीं होता है कि वो सीधी रेखा में ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ट्रांसलेशन मोशन डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो स्ट्रेट लाइन में ही जाए। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। मतलब एक ही रेखा में, सीधी रेखा में स्थानांतरण गति करे। ठीक है, लेकिन ये कैसा है? ये है कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। तो आपको इस चीज से आपको कंफ्यूजन हटा लेना है कि ऐसा नहीं होता है कि केवल स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले को बोलते हैं रेक्टिलिनियर, सीधी रेखा में जाता है तो रेक्टिलिनियर बोलते हैं। ये कर्वीलिनियर है, ये टेढ़ा सा घूम रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई ट्रांसलेशन मोशन की कहानी, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अब पढ़ेंगे रोटेशन मोशन क्या होता है, उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। रोटेशन मोशन में क्या क्या आएगा।
ठीक है, तो ट्रांसलेशन के बारे में तो हमने वैसे पढ़ रखा है, अभी तक जो भी पढ़ा ट्रांसलेशन ही पढ़ा। अब रोटेशन पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट हिस्से में कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैं कि रोटेशन मोशन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। आइए अब अगले गति की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पूर्ण घूर्णन गति, मतलब प्योर रोटेशनल मोशन। अब प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है जरा समझते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे अभी इस जगह पर एक छड़ है जिसको ऐसे रखा गया, ठीक है ना, एक छड़ी है, ठीक, और यहाँ पर ये ऐसे घूम सकता है। तो यहाँ से जैसे आप इसको छोड़ते हैं, तो छोड़ने के बाद ये मान लीजिए यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, तो यहाँ आ गया ऐसे, ठीक है, ऐसे आ गया, यहाँ पर इस जगह पे आ गया। अब चलो जो हमने ट्रांसलेशन मोशन में सीखा था वो नियम लगा के देखते हैं कि क्या ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। तो उसमें हमने सीखा था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, और जब ये वापस यहाँ आता है उस समय फिर से वही स्ट्रेट लाइन को देखिए, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? देखिए तो क्या ये पैरेलल है? बिल्कुल भी नहीं है, ये उधर जाके मिल जाएंगे, तो पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। अगर ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि हर पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है इसकी कुछ और होगी, यहाँ की वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ की कुछ और होगी, और यहाँ तो मूव ही नहीं कर रहा होगा ये, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा, उसी तरीके से आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, देख रहे हो, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये और भी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो और भी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हर पॉइंट जो है वो अलग अलग लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसीलिए अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी अलग होगी अगर एक्सेलरेट करेगा तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। तो ऐसे पॉइंट में अलग डिस्टेंस, अलग वेलोसिटी और अलग एक्सेलरेशन आ सकता है। लेकिन इन तीनों ही पॉइंट्स का, इन तीनों ही जो यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, उन तीनों का एक चीज़ कॉमन है। क्या वो कॉमन है उसको देखते हैं। देखिए, ये अगर एक्सिस है, एक्सिस मतलब अक्ष, एक्सिस है ये, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अक्ष, घूर्णन अक्ष, ठीक है, घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब घूर्णन अक्ष। तो ये इसका एक्सिस हो गया, इसी के अबाउट घूमेगा, मतलब इसी के चारों ओर घूमेगा। अबाउट वर्ड का मतलब एक्सिस होगा, जब भी अबाउट यूज करेंगे तो एक्सिस आएगा, ठीक है। तो ये जब इससे घूम रहा है और ये जो घूम रहा है, इन दोनों के घूमने पर इस जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब कोणीय विस्थापन सभी का समान है, ठीक है। तो सभी इस जगह समान कोण बना रहे हैं, ठीक। तो मान लेते हैं ये वाली दूरी अगर s है और ये वाली दूरी अगर r है, ये इसकी त्रिज्या है, तो आप कह सकते हैं थीटा बराबर s/r हो जाएगा, ठीक है। तो सभी का ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये सभी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, मतलब एक फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा बरकरार रहेगी, ठीक है। देखिए, अगर इसके बारे में मैं बात करूं, सपोज यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट की बात करूं, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं इतना है। तो जब ये घूमकर यहाँ पहुँचेगा तब भी इसकी जो डिस्टेंस है वो उतनी ही रहेगी। जब इतना घूम के यहाँ पहुँचेगा तब भी यहाँ से इसकी डिस्टेंस वही रहेगी। मैं वो कहना चाह रहा हूँ, एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसे गति को क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। तो रोटेशन मोशन क्या है? ऐसा मोशन जिसमें एक फिक्स पॉइंट से हमेशा हर पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है,
एक वस्तु पूर्ण घूर्णन गति में होगी यदि प्रत्येक कणों के बीच की जो लंबवत दूरी है एक निश्चित बिंदु या रेखा से नियत रहती है। तो ये इसकी निश्चित बिंदु हो गई, यहां से इसकी लंबवत दूरी पूरे टाइम नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, तथा इस रेखा के समांतर गति नहीं करेगी। तो समांतर गति करने वाला गति को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, स्थानांतरण गति। पर ये ऐसा नहीं है, इसलिए ये रोटेशन मोशन है। तो रोटेशन मोशन को देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? ये ऐसा मोशन है जो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा उसकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी और हमेशा यहाँ पे जो एंगल है वो बराबर सबटेंड करेंगे सभी के सभी पार्टिकल। तो इनका क्या क्या सेम होगा? इन सभी का कोणीय विस्थापन सेम होगा, कोणीय वेग सेम होगा और कोणीय त्वरण। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा नियत रहेगा, प्रत्येक क्षण समान होगा, ठीक है। तो ऐसे मोशन को बोलेंगे रोटेशन मोशन। तो ये रोटेशन मोशन प्योर रोटेशन मोशन है। इसमें ये जो अक्ष है ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, अक्ष जो है वो नियत, वो फिक्स किया हुआ है। तो इसको फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसलिए क्योंकि घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष कब आता है? जब कोई भी एक वस्तु कहीं पर फिक्स किया जाए और वो घूम रहा हो, तो जिसके अबाउट घूमता है उसको अक्ष बोलते हैं। उसको पहचानेंगे कैसे, किधर होगा अक्ष? तो जिस तल में, जिस प्लेन में वो घूम रहा है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके लंबवत होगा। जैसे वो इस तल में घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसकी एक्सिस कैसी होगी? ये होगी इसकी एक्सिस, ठीक। तो लंबवत अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, तो कौन सा लेंगे? तो उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। तो अगर ये इस तरीके से घूम रहा है, ये फिंगर को नीचे लेके जाना। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा जो है जिधर जाएगा वो उसकी अक्ष की दिशा बताएगी, उसकी एक्सिस की डायरेक्शन बताएगी, या डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया जाएगा, किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है। तो ये एक विस्थापन, एक सदिश है, सदिश। तो ये सारे जो वेक्टर हैं इनकी डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर होती है। एक्सियल मतलब एक्सिस के अलोंग होती है। अब एक्सिस क्या होता है वो समझ में आ गया आपको? एक्सिस इसको बोलते हैं जो जिधर भी वो घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस होगा। जैसे आप अपने घर में पंखा देख पा रहे होंगे, ऊपर लगा हुआ है, तो वो उसके जो पत्तियां हैं वो घूमते जा रही है, सही है। तो अगर वो घूम रही है तो उसका अक्ष किधर होगा? तो वो जो छड़ है, वो जो रॉड दिखाई दे रहा है, वही उसका अक्ष हो गया, एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होगा। तो देखना हर पॉइंट जो उस ब्लेड में है, उस पत्ती में है पंखे के, उसके हर पॉइंट को देखोगे तो उसके एक्सिस से उसकी दूरी जो है वो नियत रह रही है पूरे टाइम। जब जब वो घूम रहा है वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। तो समझ गए होगे रोटेशनल मोशन कैसे देखते हैं, ठीक। तो इसमें क्या क्या सेम होगा? तो थीटा बराबर S/R होगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात आप कह सकते हैं ओमेगा बराबर V/R होगा, क्योंकि आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फा बराबर A/R होगा, ठीक है। ये रोटेशन मोशन हो गया। और एक चीज याद रखिए कि अगर अल्फा कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन सारे लगा सकते हो, ठीक है। तो V = U + AT जैसा लगा दिए एंगुलर में, S बराबर UT + ½ AT² लगा दिए, ठीक है। और V² बराबर U² + 2AS लगा दिया। S का जगह थीटा आ गया क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। ये सारा लगा सकते हो। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं। इफ अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो कांस्टेंट नहीं हुआ तो आप कैसे लिखेंगे? dω/dt = अल्फा। तो dω कैसे लिखेंगे? अल्फा dt, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 0 पे जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको t पर निकाल लेंगे। मतलब जो भी चीज़ें हमने काइनेमेटिक्स में सीख रखा था वो सब कुछ यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर ये टाइम का फंक्शन नहीं होगा, अगर अल्फा जो है वो फंक्शन है थीटा का, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो अब अल्फा को क्या लिख सकते हैं?
जैसे v dv/ds होता था, याद है आपको? तो v के जगह क्या रखोगे? ओमेगा, डी ओमेगा, और s के जगह थीटा इक्वल्स टू जो भी फंक्शन आ रहा है, ठीक। और फिर उसको उधर ले जाओगे, डी ओमेगा, और ये जो भी अल्फा आया उस थीटा के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गई बात रोटेशन की, ठीक है। तो रोटेशन की जो डेफिनेशन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रखना है और समझना है कि अगर कोई भी वस्तु प्योर रोटेशन मोशन में है या रोटेशन मोशन में है, तो उस बॉडी के हर पॉइंट्स सर्कुलर मोशन में घूमेंगे, क्योंकि वो रिजिड बॉडी भी है। तो रिजिड बॉडी में एक दूसरे के सापेक्ष हमेशा वो वृत्तीय गति करता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि अगर लिखा हुआ है कि रोटेशन मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। तो एक्सिस से आप देखेंगे तो वो सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ दिखेगा, और अगर एक्सिस फिक्स है तो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए कि यहाँ लिख लेते हैं, नोट कि अगर पूर्ण घूर्णन गति है तो सभी कण वृत्तीय गति में होंगे, ठीक है। सभी कण वृत्तीय गति में होंगे उस निकाय का। तो सभी कण उस निकाय का, पूरे निकाय की बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, है ना। तो सब के सब सर्कुलर मोशन में होंगे अगर ये रोटेशन मोशन में है तो, ठीक। अब कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन, है ना, संयुक्त स्थानांतरण और घूर्णन गति, कंबाइंड। तो कंबाइंड में क्या होगा, इसकी जो एक्सिस है वो ट्रांसलेशन मोशन में होगी, ठीक है, और वो खुद भी घूम रहा होगा। तो घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन, ठीक है। तो इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा अगर लिखनी है तो नंबर 3 पर लिख सकते हो, कंबाइंड या संयुक्त T+R, ठीक है। तो इसकी मैं उदाहरण बता देता हूँ। जैसे जो पहिया है ना, जो पहिया है गाड़ी की पहिया, वो आप देखो तो वो घूम भी रहा होता है और आगे भी बढ़ रहा होता है, तो इसकी ओमेगा भी होगी और वी भी होगी। तो ऐसे एग्जाम्पल जो होंगे वो किसके होंगे, संयुक्त स्थानांतर एवं घूर्णन गति का होगा, कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन। तो इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी शुरुआत करेंगे सिर्फ रोटेशन की, है ना। ट्रांसलेशन मोशन के बारे में आप डिटेल पढ़ चुके हो और उसको सेंटर ऑफ मास से रिलेट कर चुके हो। अब शुरू करेंगे घूर्णन गति या रोटेशन मोशन, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कंस्ट्रेंट ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो उससे कंस्ट्रेंट क्या निकल के आता है। कंस्ट्रेंट मतलब एक फिक्स चीज़ जो होना ही होना है ना, या एक मजबूरी कि इसकी ये मजबूरी है। तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो उसको एक नियम जरूर पालन करना पड़ेगा, और वो क्या है कि ये अगर छड़ है, इस छड़ की ए बिंदु का वेग इधर है और बी बिंदु का वेग ऐसे है, जो यहाँ से बीटा कोण में है, ये अल्फा कोण में, ठीक है। तो v वेलोसिटी का कंपोनेंट छड़ के दिशा में क्या होगा, v1 cos अल्फा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा v1 sin अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो v2 का इस दिशा में क्या होगा, v2 cos बीटा, और इस दिशा में क्या होगा v2 sin बीटा, ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए, अगर ये रिजिड बॉडी है तो एक कंस्ट्रेंट तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्या इस दिशा में इसका वेग बराबर होगा। तो एक चीज़ तो हो गई v1 cos अल्फा बराबर v2 cos बीटा, ये चीज़ फॉलो करना है। और दूसरा चीज़ ये है
कि इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, ये मूव कर रहा है, तो एक में बैठकर बी को अगर देखोगे तो ए के सापेक्ष बी को देखते हैं तो वो हमेशा ये घूर्णन गति करता है या वृत्तीय गति वो करता है, तो ये रिजिड बॉडी का कंस्ट्रेंट है। तो दूसरा कंस्ट्रेंट क्या हुआ कि ए के रिस्पेक्ट में बी को देखोगे तो सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ दिखेगा। तो फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी उसकी, ये बताओ, कोणीय वेग क्या होगी ये बताओ। ठीक है, तो मैं इसको पता करने के लिए क्या करता हूँ, ए में बैठकर बी को देखता हूँ। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए बी इज इन सर्कुलर मोशन, है ना। तो अगर सर्कुलर मोशन में है तो एंगुलर वेलोसिटी बताइए क्या होगा, या रोटेशन में है वो। ठीक, तो ए में बैठकर बी को देखते हैं। तो आइए ए में बैठकर अगर बी को देखेंगे तो ए के सापेक्ष बी में आपको ए का वेग माइनस करना पड़ता है। तो ए का वेग क्या है, एक तो ये है और एक ये है, तो माइनस करना के मतलब क्या हो गया, माइनस करने का मतलब है विपरीत दिशा में इसको जोड़ना। तो इसका विपरीत किधर होगा, इधर, और इसका विपरीत ऊपर। इसका विपरीत किधर हो गया, ऊपर, ऐसे। ठीक है ना, तो ये आ गया ऊपर, ये आ गया नीचे। और इसको जोड़ना कि इसमें है, इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। तो इधर क्या आ जाएगा, v2 cos बीटा, और इधर भी v2 sin बीटा था। ठीक है, बीटा था। ठीक है, अब देखिए इस डायरेक्शन में क्या है, इसका माइनस हो रहा है ना, तो v1 cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में v1 sin अल्फा, sin अल्फा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों घट जाएंगे। सही है, तो इसके अबाउट आपको क्या दिखेगा, इसके अबाउट दिखेगा प्योर रोटेशन, ऐसे। ठीक है, तो रोटेशन के लिए इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा ना, ऐसे, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। और ये दोनों तो चलो इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में लंबाई तो बढ़ नहीं सकती ना ही वो कम हो सकती है, ना वो पचक सकता है, ना वो लंबा हो सकता है। इसीलिए ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। कोई भी एक ज़्यादा होगा तो वो उधर ले जाएगा, अगर ये वाला ज़्यादा होगा तो आगे ले जाएगा, मतलब छड़ की लंबाई बड़ी हो गई। अगर ये बड़ा होगा तो वो उसको पचका देगा, मतलब वो कंप्रेस हो गई, संपीड़ित हो गई। पर ये दोनों ही नहीं हो सकते, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। अब ए में बैठकर बी को देखोगे तो वो सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ दिखेगा। तो फिर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देख लो यहाँ से, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी इक्वल्स टू v बाई आर होता है ना। तो v क्या आ रहा है यहाँ से देखो, ये आ रहा है v1 साइन अल्फा प्लस v2 साइन बीटा बाई, इसकी लंबाई ले लेता हूँ मैं, l लंबाई की ये छड़ है। सही है, तो ये डिस्टेंस भी l हो गई, तो इसको किससे भाग दे दोगे, l से। तो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी इस छड़ का निकालने के लिए आपको ऐसे करना होगा। तो आपको देखिए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी भी है और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, तो ये कंबाइन हो गया एक तरह का। खैर, मैं रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहा था, है ना, तो जो मैंने पहले आपको बता रखा है, इसी में एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोस हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ये 90 डिग्री की दीवार है। यहाँ पर एक सीढ़ी जैसा या एक छड़ को रख दिया गया है, ठीक है, छड़ को रख दिया गया है। तो यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है। जब थीटा बना रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये वाला पॉइंट है ए,
और ये वाला पॉइंट है बी, ठीक, और इसके बीच की जो दूरी है वो है एल। तो सवाल है कि अगर ये इधर u वेलोसिटी से जा रहा है तो बताओ इसकी ये वाली इसकी वेलोसिटी ये इस दीवार को छूता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है, तो बताना है इस दिशा में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना, ठीक है। तो कैसे करें? तो हमेशा क्या करना होता है आपको, रॉड के अलोंग वेलोसिटी ले लेना होता है, ठीक, रॉड के दिशा में। तो ये थीटा हो गया, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा v cos यानी कि साइन हो जाएगा, तो v साइन थीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आपको निकालना है v की वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे v साइन थीटा बराबर u cos थीटा। तो v बराबर u cot थीटा हो गया, ठीक है। ऐसे इस सवाल को किया जाता है। इस समय जब कोण थीटा बन रहा है तब बार बार चेंज होता जाएगा, तो ये भी चेंज होता जाएगा, ठीक। अब अगर आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ दिया जाता है तो इसको कैसे करते हैं आप, ठीक। तो इतना आप लिखो, फिर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करता हूँ। तो आइए एंगुलर वेलोसिटी भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको इस टॉपिक में क्या समझाया कि इसके अलोंग वाले वेलोसिटी तो सेम हो जाता है, और फिर इसके जो परपेंडिकुलर वाले हैं वो अगर एक डायरेक्शन में हो तो वो ऐड हो जाते हैं, फिर उतना बाई आर कर दोगे तो एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। तो मैं बी में बैठकर ए को देख रहा हूँ, बी में बैठ जाता हूँ, तो इसका एक कॉम्पोनेंट तो इधर है, दूसरा कॉम्पोनेंट इधर होगा, तो इसको लिखेंगे v, ये साइन है तो इधर कॉस आ जाएगा, v cos थीटा, ठीक है, और इसका इधर कॉस है तो इधर क्या आ जाएगा, साइन, तो u साइन थीटा। तो यही दोनों जो है वो एंगुलर वेलोसिटी में आते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है ऐसे, है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट ठीक कर सकता हूँ, इसकी भी डायरेक्शन देखो, ये इसकी इधर है, इसकी इधर है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ये और ये जोड़ दो, तो v cos थीटा प्लस u साइन थीटा बाई l। तो v की वैल्यू है u cot थीटा, तो u cot थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस u साइन थीटा बाई l। ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए ध्यान से, इसमें cot थीटा में क्या लिखेंगे, cos बाई साइन, तो इसको आप स्क्वायर करके भी काम बढ़ा सकते हो आगे, ठीक है, बाई साइन नीचे आ जाएगा। अगर आपको करना है आगे तो ऐसे कर सकते हैं, u इक्वल्स टू कॉस बाई साइन, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन, और साइन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, u कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई l साइन थीटा। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? एक बार फिर से बताता हूँ, कॉट को लिख दिया कॉस बाई साइन, कॉस कॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर हो गया, ये इससे आगे मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर हो गया, u यहाँ से कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे किया जा सकता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। तो u कोसेक थीटा बाई l, ये कोसेक है, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालने के टाइम एक और मेथड आप लगा सकते, मेथड नहीं मतलब देख सकते हैं इस चीज़ को। देखिए ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है इसलिए दोनों ऐड हो गए, अगर ये ऑपोजिट होता तो माइनस हो जाता है। इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट में मैं फिर से इसको लूँगा, जिसमें मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालने एक ही मेथड से एक ही स्टेप में सिखा दूंगा, ठीक है, और वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा। तो ये हो गई बात रिजिड बॉडी डायनामिक्स की, ठीक है, रिजिड बॉडी के कंस्ट्रेंट की। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए अभी इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला पॉइंट, पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण और रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, परिभ्रमण की त्रिज्या। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले उसी बात को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो अभी तक हमने रोटेशन मोशन के बारे में बोला है ना, घूर्णन गति के बारे में। तो एक बात मैं आपको कुछ क्लियर करके रख देता हूँ। मान लीजिए ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ठीक है,
और ये इसकी अक्ष है, यहाँ पर ये एक्सिस है और इस पर ये घूम रहा है, ठीक। तो अगर ये घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये हो गई ओमेगा, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अगर मैं हर पॉइंट की वेलोसिटी निकालूं, वेलोसिटी, तो मैंने कहा आपको कि अगर रोटेशन मोशन होता है तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी इधर ओमेगा, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मान लो r है, तो ये ओमेगा r हो गई, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इतने दूर तक का लूँ, इतने दूर तक का, ये हो गया r/2, तो इतने दूर की वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा r/2। तो ओमेगा पूरे टाइम सेम क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ओमेगा पूरे बॉडी की होगी, ओमेगा के किसी एक पॉइंट की नहीं होगी, पूरे बॉडी की होगी, लेकिन वेलोसिटी किसी पॉइंट की होगी, लीनियर वेलोसिटी जो है वो किसी पॉइंट की होगी। जैसे इसकी लीनियर वेलोसिटी, इसकी लीनियर वेलोसिटी आप बात करेंगे, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कंप्लीट की होगी, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझ लो, मान लो इस डायरेक्शन में ओमेगा जो है वो डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, ये वेरिएबल है, तो ये कम हो रहा है, इसका मतलब एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा। तो क्योंकि ओमेगा कम हो रहा है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण ओमेगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका मतलब इस डायरेक्शन में अल्फा हो गया, इसका ये मतलब हुआ, तभी ओमेगा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात कर लिया, ओमेगा की बात कर लिया, अब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या होगी, जरा मैं देख लेता हूँ इस पॉइंट की एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैंने कहा कि हर पॉइंट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इसका मतलब एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी इसकी, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इधर, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलेंगे, AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ में आ गया सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल मतलब केंद्र के तरफ जो त्वरण है उसकी बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, क्योंकि रोटेशन मोशन में है इसीलिए। अच्छा, अब एक टेंजेंशियल भी होगा क्योंकि अल्फा है, तो अल्फा के कारण एक इधर आ जाएगा अल्फा AT क्या हो जाएगा, अल्फा R हो जाएगा, सही है। और AC क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर R हो जाएगा, ठीक है ना। और इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, तो ये ओमेगा इधर है, तो इस डायरेक्शन में ओमेगा R होगा, और इधर अल्फा T होगा, इसीलिए इसकी वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेना। अब यही चीज़ मैं यहाँ लगाने वाला हूँ इसको डिफाइन करने के लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो जड़त्व आघूर्ण ये एक ऐसी राशि है जो ट्रांसलेशन मोशन यानी कि स्थानांतरण गति में जो काम द्रव्यमान का था, तो जो काम मास का था, वही काम रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा, ठीक है। एक छोटी सी बात में अगर मैं आपको समझाऊं तो, ठीक। तो ट्रांसलेशन में जो काम मास का था m, वही काम रोटेशन में किसका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा I। तो ये पॉइंट तो मैंने ऐसे ही बता दिया, अब इसी बात को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक कोई सा टेढ़ा मेढ़ा सा एक शेप का बॉडी है, ठीक है, और ये इसकी अक्ष है, ये इसकी अक्ष, इसके अबाउट ओमेगा है। अबाउट मतलब एक्सिस, जैसे मैं अबाउट बोलूँगा तो आप समझ लेना एक एक्सिस भी बोलूँगा, मैं अक्ष बोलूँगा जिसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है, जिसके चारों तरफ घूम रहा है, तो बार बार मैं अबाउट बोलूँगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इस छोटे से कण की गतिज ऊर्जा निकालूं तो मुझे क्या चाहिए होगा, वेग चाहिए होगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी मान लो r1, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ओमेगा r1, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की गति क्या होगी, मतलब ये दूरी मान लो, ये दूरी, ये हो गया r2, और यहाँ एक द्रव्यमान है m2, यहाँ द्रव्यमान है m1, ठीक है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ओमेगा r2, मतलब ये वेग हो जाएगा ओमेगा r2। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये दूरी हो गई r3,
तो इधर घुमा के ऐसे देखोगे तो क्या बन गया ओमेगा r3। ठीक, तो अगर आप छोटे 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 कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ ये आप बॉडी समझ रहे हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर, और v क्या है? ओमेगा r है, ठीक है, प्लस हाफ m2 ओमेगा r का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से तीनों हो जाएंगे। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m3 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, और इसी तरह से है, ठीक है। तो इसमें से हाफ और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हाफ सिग्मा mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला जो टर्म है ये कुछ वैसा ही है जैसे हाफ एम वी स्क्वायर के जैसा लगे। तो v एंगुलर वेलोसिटी हो गई, तो ये एंगुलर मास के तरह होगा। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्योंकि कोणीय वेग है, उसी तरह से कोणीय एक द्रव्यमान की तरह होगा, जिसको बोलेंगे जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सूत्र क्या हो गया? I बराबर, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? I, ठीक है। तो I बराबर क्या होगा? सिग्मा mi ri का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज किसके लिए है? ये पॉइंट मास के लिए। मान लीजिए ऐसे ही मास ही थे, टुकड़ों में थे ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट मास होगा तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर पूरे तरह से भरा हुआ होगा तो क्या करेंगे? तो ऐसे ही छोटे 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 टुकड़ों में लेकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं यहाँ से फॉर्मूला निकाल के दिखा दिया आपको कि काइनेटिक एनर्जी से हमने रिलेट करके लिखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रेडियस के स्क्वायर से मास को मल्टीप्लाई कर दो। और रेडियस कहाँ से लेते हैं? इसकी त्रिज्या कहाँ से लेते हैं? तो लेते हैं अक्ष से, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है ओमेगा से, वहीं से इसकी डिस्टेंस लोगे पूरे टाइम, ठीक है। तो ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, परिभ्रमण की त्रिज्या क्या होती है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे आप सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे ना कि बहुत सारे छोटे 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 मासेस हैं। तो आप एक ऐसा बिंदु ले सकते हैं जिस पर पूरे निकाय का द्रव्यमान एकत्रित होगा, है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास का जो काम था वही काम रेडियस ऑफ गायरेशन का होगा। तो वो क्या बोल रहा है कि आप इस एक्सिस पर, इस एक्सिस के अबाउट एक ऐसी डिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है, कैपिटल आर, इसको के लेते हैं, के, जिस पर पूरे निकाय का द्रव्यमान होगा। तो के क्या कहलाएगा? के कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है ना। और वो के को कैसे आप निकालोगे? ये वो दूरी है जहां पे पूरे निकाय का द्रव्यमान मान सकते हैं और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगी। मतलब मास नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो पूरे द्रव्यमान का मास वहां मान के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया m टोटल इंटू के स्क्वायर। तो यहां से k कैसे निकालेंगे आप? के होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। के क्या हो गया? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k कैसे निकालेंगे? k इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास का अंडर रूट, ठीक है। ये ठीक। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी इंट्रोडक्शन थी, ये पार्ट आप समझ लीजिए। तो यहीं पर ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि पहली चीज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पर डिपेंड करेगा।
तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी शेप, इसकी आकार कैसी है उस पर निर्भर करेगा। उसके बाद अगर आकार बराबर है तो द्रव्यमान किस प्रकार इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे कैसे मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हो, विस्तृत किस तरह से द्रव्यमान किया गया है, मतलब घनत्व पे भी निर्भर करेगा, है ना। डेंसिटी उसकी कैसी है, मास को कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, घनत्व पे निर्भर करेगा, उसके आकार पे निर्भर करेगा, और अक्ष से दूर कितना है उस पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ कि जड़त्व आघूर्ण किस किस पर निर्भर करता है, इसको आप तब तक कॉपी कर लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या सीखा कि जड़त्व आघूर्ण जो होता है, किसी एक कण का अगर बात करें, एक कण का मतलब एक पॉइंट मास के लिए बात करें, तो अगर ये इसकी अक्ष है तो इस अक्ष के सापेक्ष, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये ऐसे घूमता है, ऐसे चारों तरफ घूमता है, तो एक्सिस से आपको क्या लेना होता है, लंबवत दूरी लेना होता है अक्ष से। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी mr²। ठीक है, तो जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे उस तुरंत ही आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, किसके सापेक्ष, किसके अबाउट, अक्ष कहाँ है, एक्सिस क्या होगी। बिना अक्ष के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, अब सुनिए कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। अगर एक से ज़्यादा है, जैसे एक कण यहाँ है m1 है और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है r1, ठीक है, यहाँ पर m2 है और इसकी दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक r2, ठीक है, उसका फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है m3 का r3 है। ठीक है, अब ये अगर चारों तरफ ऐसे घूमता है तो ये इसकी अक्ष है मान लीजिए, तो अक्ष से मैंने दूरी ले रखी है r1, इसकी r2, इसकी r3, तो इस निकाय में 3 है, या हो सकता है कई सारे हों, n नंबर ऑफ पार्टिकल हों, ठीक है, mn और ये rn हो गया। तब आप क्या करेंगे, सभी द्रव्यमान के जो जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उनको निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, तो I क्या होगा, I जैसे I लिखते हो तुरंत से सवाल आएगा किसके सापेक्ष, किसके अबाउट, इसकी अक्ष कहाँ है, तो इसकी अक्ष ये वाली हो गई, इसके अबाउट निकालना है, तो वो क्या होगा m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² और इसी तरह से होता जाएगा n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो इसी को मैंने क्या बताया आपको, ये क्या होगा सिग्मा mi ri का स्क्वायर। तो ये सब पॉइंट हमने कंक्लूजन निकाल दिया है, निष्कर्ष निकाल रख लीजिए हम लोग। ठीक है, अब समझ लीजिए बात को। अगर ये सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन k है और यहाँ पर टोटल मास है सिग्मा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे आप, टोटल मास इंटू k², फिर यहाँ से k निकाल लेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ एक नंबर 1, यहाँ एक मास है, ठीक है m, और यहाँ एक मास है 2, ठीक है, और एक अक्ष में ले लेता हूँ यहाँ पर अबाउट a। ठीक, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई r, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी ले लेता हूँ मैं r, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में मैंने लिया इसको। ठीक, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a अगर ऐसे लिख दिया जाए तो इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो वो यहाँ से ये बाएं साइड में और ये दाहिने साइड में है, तो उससे मतलब ही नहीं है ना। इधर भी है तब भी आपने इसको जोड़ा था, इधर था तब भी आप जोड़ रहे थे, घटाने वाली बात यहाँ नहीं आएगी। ठीक, तो आप क्या करेंगे mr² प्लस 2mr², तो कितना हो गया 3mr², ये a के अबाउट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं एक और अक्ष ले लूँ जो इससे जा रहा है और ये b है, ठीक है, इसके अबाउट। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक
पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है तो उन तक पहुंच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। इसके अबाउट बताइए क्या होगा। तो इस अक्ष से इस द्रव्यमान की कोई दूरी ही नहीं है, वो तो जीरो है, ठीक है। तो क्योंकि वो जीरो है इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं, I अबाउट बी इक्वल्स टू, इसका जीरो हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 2r, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे 2m इंटू 2r का स्क्वायर, मतलब क्योंकि 4 दूना 8, 8mr स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई बात। अब और एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, समझ लो। दूसरा एग्जांपल ऐसा है, यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए एक निकाय है जो त्रिभुज जैसा बन रहा है, ट्रायंगुलर बना हुआ है, ट्रायंगुलर, और ट्रायंगल में ऐसे है, तो ये भी m है, ये भी m है, और ये भी m है, और इसको मान लेते हैं ये बराबर है सम त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी भुजाएं इसकी समान है। तो ये a हो गया, ये a हो गया, और ये भी a हो गया, ठीक है। तो अब आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अक्ष जो है ना, वो यहाँ से जो पास होता है वो ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, ठीक। तो हमेशा आपको तल पता होना चाहिए, प्लेन पता होना चाहिए। तो मैं कौन सा प्लेन ले रहा हूँ, जिस प्लेन में ये तीनों ही मास रखे हुए हैं उसके परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक अक्ष ऐसी है, यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऐसे क्रॉस कर देते हैं एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द मासेस, ये हो गया आई। ये निकालना है ए के अबाउट, ठीक। अब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, ए है, इसका तो जीरो हो गया, पर इसका जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ की, क्योंकि देखो ये लंबवत है ना, परपेंडिकुलर है, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए ही रहेगा, क्योंकि जो अक्ष है, जो एक्सिस है, वही लंबवत है और बाहर, ठीक है। तो ये हो गया m a स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी बारी देखो, ये भी यहाँ से यहाँ के कितने दूर में है, तो a दूरी में है, तो m a स्क्वायर। तो इसका जीरो हो गया, इसका कोई भी नहीं होगा, तो केवल 2 का होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 2ma स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं आपसे पूछता कि अगर इसके केंद्र से पास करें, ठीक है ना, सेंट्रॉइड से पास करें, सेंट्रॉइड, इसको b ले लेता हूँ, ठीक है। सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और लंबवत भी है, इसके परपेंडिकुलरली इस तल के लंबवत है, वो बाहर आ रहा है या अंदर, ऐसे है, मतलब परपेंडिकुलर है, और ये ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ, ये इसकी अक्ष है और ये ऐसे घूम रहा है। तो अगर इस तरह से ये घूम रहा है, तब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी क्या होगी, है ना, ऐसे घूम रहा है। तो आपको हर बार क्या करना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, सही है। तो आपको ये वाली दूरी चाहिए इसके लिए, ये वाली दूरी इसके लिए, और ये वाली दूरी इसके लिए होगी। आप देखो तो तीनों की दूरी वहाँ से समान है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो वो क्या है, कितना है, उसको निकाल के आपको बताना है b के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर मैं ट्राई करने बोल देता हूँ। ये 2 है, 2 यहाँ पे करना है आपको, ये a है और b आपको बताना है, i अबाउट b क्या होगा, ये मैंने दे दिया आपको एक सवाल। और दूसरा सवाल, अगला सवाल, इसको मैं ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है ना, चतुर्भुज ले लिया मैंने, इनफैक्ट वर्गाकार है, वर्ग स्क्वायर है ये, और इस बार सभी का मास फिर से बराबर ले लिया मैंने, ठीक है। और इसके यहाँ से बताओ, इसके बिल्कुल केंद्र से बताओ, यदि इसकी दूरी a है और इसकी भी दूरी a है, तो बताओ इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। ट्राई कीजिए 2 मिनट। तो बच्चों आपने कर लिया, क्या आंसर आया, चलिए देखते हैं, साथ में करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, ये वाली दूरी चाहिए होगी, है ना। तो इसको मैं r ले लेता हूँ, ये दूरी r हो गई, तो ये भी दूरी r ही होगी, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि एक
त्रिभुज में ये अगर 60 डिग्री है और ये ए है तो इसके सामने क्या होगा, ए साइन 60, मतलब a√3/2, ठीक है। और इसका जो है वो ऊपरी हिस्सा 2:1 के अनुपात में ये बट कटता है, तो ये वाली दूरी 2/3 हो जाएगी पूरे की, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसकी 2/3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 2/3 ऑफ a√3/2, ठीक है। तो ये बन गया a/√3। तो x आ चुका, r है, सॉरी x मैंने लिख दिया, r लिखा हुआ था ना, तो इसको r लिखेंगे, r, तो r का मान आ गया a/√3। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है b के अबाउट, तो वो क्या होगा, तीनों के तीनों सेम दूरी में, तो m a/√3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही होगा, तो क्यों ना इसको 3 बार गुना ही कर ले, सही है। तो ये आ गया ma²/3 × 3 कट गया, तो आंसर क्या है, ma²। ये आई अबाउट बी है, ठीक। अब दोनों ही सवालों में मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। दोनों ही सवालों में मैं रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहता हूं, ठीक है, मैं जानना चाहता हूं वो वैल्यू क्या है, ठीक। तो आ जाओ, उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ इसकी वैल्यू किसके बराबर लिख दो, टोटल मास इंटू k²। तो टोटल मास क्या होगा, देखिए इसमें तो 0 हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, लेकिन जब हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे तो तीनों ही मास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m k² इक्वल्स टू 2ma²। तो ये mm कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 रूट इंटू a, ये आ गया, ठीक। उसी तरह से अगर इसकी आपको कैलकुलेट करनी थी रेडियस ऑफ गायरेशन, तो 3m k², ठीक है, m और m कट गए, तो k इक्वल्स टू a आ गया, और सॉरी a√3 आ गया, a/√3 आ गया, है ना, a²/3 होगा, रूट ले लोगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए क्या करेंगे, टोटल मास लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हो सकता है कि वो 0 हो जाए एक मास, लेकिन जब आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे तो टोटल मास k² करेंगे, ठीक है। अब इसकी बारी, इसमें क्या करना है आपको, बस दूरी निकालना है। तो ये दूरी आपको पता है कितना होता है, ये होता है a√2, तो ये इसका आधा होगा, तो क्या बन जाएगा a/√2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, तीनों चारों बराबर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया c के अबाउट क्या हो जाएगा, बताओ, 4 बार क्या हो जाएगा, m/r² a/√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 4ma²/2, 2ma², ये आ गया, मतलब सिंपल है। इसका भी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया, अब रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जाए तो क्या करेंगे, टोटल मास इंटू k², तो 2m और ये हो गया 2, तो k बराबर a²/2, तो a/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कोई फिक्स चीज़ नहीं है, वो एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें आप टोटल मास, जिसका टोटल मास लेकर m² कर सकते हैं, मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल वाले, ठीक है। अब मैं एक रिजल्ट निकलवाना चाहता हूँ, जो 2 मास सिस्टम है और उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो निकाय में केवल 2 ही द्रव्यमान है और मैं उसकी जड़त आघूर्ण में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, किसके अबाउट, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो आइए, मैं कह रहा था कि अगर एक सिस्टम है जिसमें 2 मास है, m1 और m2, ठीक है, m1 और m2 है, अच्छा, और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लेना चाहता हूं जो सेंटर ऑफ मास से पास करे।
सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं इधर कहीं है, यहाँ कहीं है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो इसके अबाउट आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। तो क्या ये लंबवत है या समांतर है, इसी तल में है? अगर इस तल में होगा तो ये ऐसे घूमेगा, अगर ये ऐसे होगा तो फिर ये ऐसे घूमेगा, दोनों में ही सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी r1 और यहाँ से यहाँ की दूरी r2, ठीक है। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम निकालेंगे, पहले r1 और r2 क्या है वो बताइए। तो r1 r2 इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है। तो या l ले लेते हैं, l ले लेते हैं। तो आपको पता है r1 क्या होता है, r1 होता है m2 बाय m1 प्लस m2 और r2 होता है m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू l। यही होता है, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया, ठीक है। वैल्यू डालिए तो क्या आएगा, देखिए r1 का स्क्वायर, तो ये हो गया m2 स्क्वायर l स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 r2, r2 क्या होगा m1 का स्क्वायर l स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर ऐड करोगे तो क्या आएगा देखो। तो बच्चों कर लिया आपने, देखिए इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ m1 m2 और l स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, m1 आपने बाहर निकाल लिया, m2 एक बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा एक m2, ठीक है। उसका बाद l स्क्वायर बाहर निकला, m1 बाहर निकला, m2 बाहर निकला, तो यहाँ क्या बचा m1, ठीक है। और यहाँ क्या है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या है आंसर, आंसर आया m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू l। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि किसी भी दो मास सिस्टम अगर हो, दो पार्टिकल मास सिस्टम हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है म्यू इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और म्यू क्या है, रिड्यूस मास, एल क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जिसकी ज़रूरत हो सकता है आगे पड़ जाए, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।